चलिए अल्केन के अंदर हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट है यहां पर अल्केन्स। ओके, तो पहले अल्केन्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा, नोमेनक्लेचर देखा, आइसोमेरिज्म देखा। वैसे आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर इन डिटेल अपना ऑलरेडी हो चुका था जीओसी में, ठीक है, फिर भी हमने उसको रिपीट किया है। तो आज अपना जो पार्ट है वो है प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स में जो पहला प्रिपरेशन मेथड आपको दिया गया है, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, वो है हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन ऑफ alkene and alkyne, alkene and alkynes, alkene डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, हम सब जानते हैं, पता है हमको, ठीक है। अब जैसे यहां पर इसको हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। यहां जो हम कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट यानी स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, अगर किसी भी रिएक्शन में आप उसको ऐड करेंगे तो जब भी उड़ जाएगा, इसलिए वहां पर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब होने में हेल्प करे। तो हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब किया जाता है किसके ऊपर, प्लैटिनम के ऊपर या पैलेडियम के ऊपर या रुदेनियम के ऊपर या रोडियम के ऊपर या रैनी निकेल। रैनी निकेल, इट इज द मिक्सचर ऑफ निकेल प्लस एल्यूमिनियम, निकेल प्लस एल्यूमिनियम इन इथाइल अल्कोहल विथ NaOH, इससे तैयार होता है रैनी निकेल। ये सब कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो H2 के साथ में ये कैटलिस्ट को यूज किया जाता है। जैसे पानी के ग्लास में आप देखते हैं ऑक्सीजन के बबल ग्लास के ऊपर बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। हाइड्रोजन गैस गैस है और ये मेटल सॉलिड है, इसके ऊपर जाकर उसके बबल्स बैठ जाते हैं, इसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, जिससे वहां रिएक्शन करने के लिए टाइम मिलता है। तो आप बोलेंगे वो तो ग्लास पे भी बैठ रहे हैं, लेकिन इनकी जो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। एड्सॉर्ब मतलब सॉलिड सरफेस पर कोई आकर बैठता है पार्टिकल, उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो इनका एड्सॉर्प्शन एबिलिटी बहुत अच्छा है, तो इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो जनरली इस रिएक्शन को जो नेम दिया गया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेबेशियर सैंडरसन रिएक्शन, सेबेशियर-सैंडरसन रिएक्शन, दिस रिडक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। रिएक्शन बहुत इजी है, आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने ऐड किया H2 इन प्रेजेंस ऑफ ये कोई भी इसमें से आपने कैटलिस्ट यूज किया। रिएक्शन सिंपल है, वन हाइड्रोजन हियर अनदर हियर, एडिशन हो गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये इथीन से बन गया इथेन, इथीन से बन गया इथेन। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, अगर आप इथाइन लेते हैं यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एसिटिलीन, तो डेफिनेटली एक पाई बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगे। 2 पाई बॉन्ड को अगर सैचुरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2H2 और ये निकेल, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, दोनों पाई बॉन्ड सैचुरेट हो जाएंगे और ये बन जाएगा इथेन। तो अल्कीन भी अल्केन बन जाता है और अल्काइन भी अल्केन बन जाता है बाय रिडक्शन। या 1 मोल H2 यूज करना है या 2 मोल H2 यूज करना है, ठीक है। वैसे और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम थोड़ा और आपको समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 3,
जैसे आपको दिया है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का आप रिडक्शन करेंगे H2, और फिर यहाँ पर निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, इसको हम ऐड किए, इसको ऐड किए, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सीन से बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब ये बात भी अपने को पता है कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एप्लीकेशन जिसमें हम बेंजीन का रिडक्शन करना चाहते हैं, बेंजीन, और अपने को पता है बेंजीन का रिडक्शन क्या होता है, डिफिकल्ट। व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, स्टेबल है ये, लेकिन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमने पॉइंट कहाँ देखा था, केमिकल बॉन्डिंग में, याद है आपको? एक पॉइंट यहां पर हमने देखा था कि अगर इसमें H2 ऐड करना है आपको, तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और उसको हमने क्या नाम दिया था, हाइड्रोजनेशन एनर्जी। याद है क्या आपको? हाइड्रोजनेशन एनर्जी। अगर एक पाई बॉन्ड को अपने को सैचुरेट करना है, तो ये दो हाइड्रोजन यहां पर आ गए, साइक्लोहेक्साडाइन बन गया। किसको याद है कितनी लगी थी एनर्जी? भूल गए? 120। याद है क्या? अरे केमिकल बॉन्डिंग में देखा ना हमने, 120 किलो जूल लगा था, याद है आपको? और अगर अपने को पूरे बॉन्ड्स सैचुरेट करना है तो क्या लेना पड़ेगा, 3H2। क्या लेना पड़ेगा? 3H2। अब 3H2 से जब सैचुरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन, तो इसके हिसाब से 120 इंटू 3 मतलब 360 किलो जूल एनर्जी लगना चाहिए, याद है ना आपको? लेकिन हमने देखा था प्रैक्टिकली कितनी लगती है, 208 लगती है। उसी का हमने फिर डिफरेंस निकाला था कि उसी को नाम दिया था रेजोनेंस एनर्जी, याद है क्या? ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है। एक्चुअली अपना रिएक्शन सिर्फ इतना है कि H2 ऐड करना है, तो ये वैसे केमिकल बॉन्डिंग में रिपीट होगा। ये एक पाई बॉन्ड सैचुरेट करने के लिए 120 किलो जूल यहाँ पर बेंजीन में लगता है, तो 3 के लिए 360 लगना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अपने को लगता है कितना, 208। और उसी से डिफरेंस आता है रेजोनेंस एनर्जी का। रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? थियोरेटिकल समेशन, मतलब टोटल रेजोनेंस, यहाँ पर जो एनर्जी लगी है कितनी, फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन हम जिसको बोलते हैं, थियोरेटिकल माइनस टोटल हीट ऑफ, जो अपने को क्या मिलती है, प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल माइनस प्रैक्टिकल, उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 152 के आसपास, ठीक है? वो वाला पॉइंट आप लोगों को नहीं समझा तो नो प्रॉब्लम, ये केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। खैर अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि इसको H2 ऐड करना है, ठीक है? ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, सब लोग जरा ध्यान से देखो। अगर मुझे इसका रिडक्शन करना है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, प्लस H2, सिंपल सा रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, बोलो प्रोपीन क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन। क्लियर है? समझा? नो प्रॉब्लम। पहले एक काम करो, इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रहने देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट हम ऐड करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो अभी मैंने आपको बताया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? हीट रिलीज व्हेन हाइड्रोजनेशन अकर्स। सो इसको हम डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिलीज when 1 mole
1 mole of H2 hydrogen is added to unsaturated डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये इनवर्स रिलेशन में होता है, स्टेबिलिटी के इनवर्स रिलेशन में है। ये स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, जिसको शो करते हैं हम कैसे, डेल्टा एच एच वाई डी, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन में होता है स्टेबिलिटी के। ओके, जैसे अगर मैं कहूं CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मतलब अल्कीन के साइड में सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, हाइड्रोजन जाकर मिथाइल ग्रुप आया है। ठीक है, तो इसके बाद मैं लेता हूं थोड़ा सा लेस सब्स्टिट्यूटेड। चलिए, ये वाला लिया हमने, मतलब एक हाइड्रोजन बाकी रखा है यहां पर। फिर इसके बाद हम और लेस सब्स्टिट्यूटेड की तरफ जाते हैं, जैसे ट्रांस ब्यूटीन। फिर सिस की तरफ आते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक मिथाइल और कम कर देते हैं। यहां क्या हुआ, फिर एक और कम कर देते हैं। तो अब यहां पर सबसे पहले आप मुझे बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर, ज्यादा स्टेबल कौन है यहां पर, लेफ्ट और राइट? ज्यादा स्टेबल कौन है, लेफ्ट। क्यों? हाँ, जोर से बोलो ना। हाँ, तो क्यों स्टेबल है वही पूछ रहा हूं। मिथाइल ग्रुप तो सबको दिख रहे ना हो। हाँ, नहीं पढ़े अपन ने अभी, नहीं अपन ने पढ़े कुछ दिन पहले, भूल गए। ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा। भूल गए, क्योंकि घर जाकर आप रिपीट नहीं कर रहे हैं तो भूलते जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। रीजन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर ज्यादा है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसको हम रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर मुझे 2 हाइड्रोजन यहां पर ऐड करना है तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, और जो ऑलरेडी स्टेबल है उसके पास एनर्जी क्या होती है, कम। तो जिसके पास एनर्जी ऑलरेडी कम है और जब हाइड्रोजन उस पर ऐड होंगे तो वो कम एनर्जी रिलीज करेगा ना। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, कम एनर्जी रिलीज होगी। जबकि इधर अगर आप आते हैं तो ये क्या है, लेस स्टेबल, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम है मतलब एनर्जी ज्यादा है। तो जब H2 उसके पास आकर ऐड होंगे तो निकलने वाली एनर्जी ज्यादा रहेंगी ना, क्योंकि उसके पास पहले बहुत एनर्जी थी ना। अब वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाएगा एनर्जी रिलीज करने के बाद, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। समझा आपको? तो ये जो ऑर्डर हो गया, ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब मुझे लिखना है ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, उल्टा हो जाएगा, इथीन, फिर उसके बाद कौन आएगा बोलो, प्रोपीन, प्रोपीन के बाद कौन आएगा बोलो, अरे बोलो ना, सिस, कौन आएगा, सिस ब्यूटीन। समझा? क्योंकि सिस क्या होता है, लेस स्टेबल, मालूम है ना। इसके बाद कौन आएगा, ट्रांस,
ट्रांस होता है स्टेबल। ट्रांस क्यों होता है स्टेबल? ट्रांस क्यों होता है स्टेबल? ये एरिया कुछ तो भी सता रहा है, ठीक है। ट्रांस क्यों होता है स्टेबल? क्योंकि बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड है ना, तो रिपल्शन कम होता है, रिपल्शन कम होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, मालूम है आपको। तो ये मैंने वहां तक पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप समझ गए ना। तो इनवर्स रिलेशन है स्टेबिलिटी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। अब आपसे क्वेश्चन, अब बताओ अल्कीन में और अल्काइन में अगर हमको देखना रहा तो ज्यादा स्टेबल कौन है? अल्काइन, अल्कीन, ये इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? बोलो। अल्काइन ज्यादा रहेगा अल्कीन से, बरोबर। ये स्टेबिलिटी है, ओके। वैसे ही अगर मुझे कंपेयर करना रहा सिंपल सा प्रोपीन को बेंजीन से, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? बेंजीन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। अरे समझा क्या? स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिस ट्रांस का भी समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। चलो इसको फटाफट लिखो।